हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपका दोस्त आशीष गर्ग और आपके इन सीरीज़ ऑफ एमए इंग्लिश लिटरेचर की जो प्रेपरेशन हम कर रहे हैं इस चैनल पे, उसमें ये लेके आया हूं मैं आपके लिए अगला सेशन। और इस सेशन में हम बात करेंगे आपके बारे में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, मेजर ऑथर्स कौन कौन से रहे और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इन टेकिंग इंग्लिश फॉरवर्ड। ठीक है, तो उसकी हम बात में यहाँ पर बात करेंगे। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। अभी तक हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बात करी थी, जहाँ पर हमने उसके एवोल्यूशन के बारे में बात किया था और उसके बाद हमने बात किया था हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की कहाँ कहाँ से और वो कैसे कैसे चली थी। आई होप आपने वो दोनों सेशंस देख लिए होंगे और अब हम आपके लिए लेके आए हैं ये थर्ड सेशन, जहाँ पर हम बात करेंगे मेजर ऑथर्स की। तो मेजर ऑथर्स की अगर हम बात करते हैं तो वी सी द फर्स्ट नेम दैट कम्स इनटू आवर माइंड इज़ विलियम शेक्सपियर। हमको पता है कि विलियम शेक्सपियर को एक तरीके से इज़ कंसिडर्ड टू बी दी एपिटमी, कहते हैं ना जिसको, इसको एक बेंचमार्क सा माना जाता है, वो माना जाता है और बहुत ही एक फेमस प्ले राइट्स के नाम से हम उनको जानते हैं। सो वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्ले राइट्स एंड पोएट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, नोन फॉर वर्क्स लाइक रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट एंड सो मेनी अदर्स, टेम्पेस्ट, Othello, all right, so there are so many of them, Merchant of Venice and all. So William Shakespeare often referred to as the Bard of Avon. अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा चीज़ें ध्यान लेके चलनी पड़ेंगी ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ में से क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं। तो विलियम शेक्सपियर को हम क्या बोलते हैं? बार्ड ऑफ एवॉन इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड इन्फ्लुएंशियल फिगर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड उनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्ले राइट्स एंड पोएट इन इंग्लिश लैंग्वेज भी माना जाता है, एंड दैट इज विलियम शेक्सपियर फॉर यू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो अबाउट विलियम शेक्सपियर थोड़ा सा जान लेते हैं। बॉर्न इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन, इंग्लैंड, 1564 में इनका जन्म हुआ था। विलियम शेक्सपियर वॉज अ प्ले राइट, पोएट, एक्टर ड्यूरिंग द रेनेसां पीरियड। आपको याद होगा जब हमने रेनेसां पीरियड किया था तो क्या था? दैट वाज समथिंग दैट वाज अ चेंज, उसका मतलब जो होता है ना। सो दैट इज व्हाट वी आर रेफरिंग टू हियर। He is often regarded as the greatest writer in English language and one of the world's most prolific dramatists. Shakespeare works are known for their अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास किस तरीके के क्वेश्चंस आप देख सकते हो, तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये तो पूछ ही सकते हैं कि ये चीज़ इसने लिखा था, ये चीज़ इसने लिखा था, ये चीज़ तो आपसे पूछा ही जाएगा। या फिर उनके कैरेक्टर्स के बारे में भी पूछ सकते हैं कि अच्छा ये कैरेक्टर, तो चार ऑप्शन दे दिए, इनमें से कौन सा कैरेक्टर उस पर्टिकुलर ऑथर या राइटर का नहीं है या है, ऐसे करके भी पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़ वो पूछ सकते हैं कि किस तरह के वो चीज़ें वो लिखते थे। तो ऐसे ये 3-4 तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे शेक्सपियर वर्क्स आर नोन फॉर देयर यूनिवर्सल थीम्स, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, पोएटिक लैंग्वेज एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन नेचर। तो अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि शेक्सपियर का जो काम था वो किस तरीके का था या क्या क्या थीम्स वो यूज़ करते थे, तो आप देखोगे उसमें यूनिवर्सल थीम्स थी, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स थे। अगर आपने देखा हो मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो एक अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें देखो ना आपने, शाइलॉक, बसानियो, एंटोनियो, पोर्शिया, सो दे ऑल हैड देयर वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स। हैमलेट में देखो कितने सारे कॉम्प्लेक्स हैं, जूलियस सीजर, सो दे वर ऑल वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर एंड दैट टू विद डिफरेंट थीम्स दैट वर देयर। सो यू कैन सी वेरी वेल दैट व्हेन देयर आर डिफरेंट थीम्स एंड देयर आर डिफरेंट पोएटिक लैंग्वेज थी, जो आजकल हम जिस फिगर ऑफ स्पीचेस और उसकी बात करते हैं, कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो उसी बेस पे वी सी a lot of people take inspiration from them and we see adaptations in the form of movies also that come through Shakespeare plays, है ना। So play में Shakespeare wrote a total of 37 plays। ये एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है। 37 plays शेक्सपियर ने लिखे, including tragedies like Macbeth, Hamlet, Othello, comedies like A Midsummer Night's Dream, A Twelfth Night, and historical dramas like Henry IV and Richard III. ऑलराइट, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इनमें से कौन कौन सा एक ट्रेजेडी है। तो ट्रेजेडी में आपके पास मैकबेथ, हैमलेट एंड ओथेलो आ गया, एक और कोई नाम दे देंगे। कॉमेडीज़ कौन सी हैं, हिस्टोरिकल ड्रामास कौन से हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से उनके हिस्टोरिकल ड्रामास थे, कौन कौन से उनके पास कहते हैं कॉमेडीज़ थी और कौन से उनके पास स्ट्रैटेजीज उन्होंने लिखी थी। तो ये चीज़ आपको एज अ क्वेश्चन ये पता कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
उसके बाद सॉनेट्स, तो शेक्सपियर कंपोज्ड 154 सॉनेट्स, ठीक है, एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ लव, ब्यूटी, टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन इमोशंस. हिज सॉनेट्स आर कंसिडर्ड मास्टरपीसेस ऑफ इंग्लिश पोएट्री एंड हैव. सॉनेट्स क्या होते हैं जनरली, वैसे कमेंट करके बताना. तो मैं आपको एक डेफिनेशन दे रहा हूँ सॉनेट की, आप मुझे बताना वेदर सॉनेट की जो डेफिनेशन मैंने दी है वो ठीक है या नहीं है इन द कमेंट सेक्शन. तो उससे मुझे भी पता चल जाएगा हाउ मेनी ऑफ यू नो द. सो आई एम सेइंग दैट सॉनेट इज अ 14 लाइनर पोम, ठीक है, जिसके अंदर 14 लाइंस होती हैं, उसको हम सोनेट कहते हैं. तो ये जो डेफिनेशन मैंने आपको दी है, क्या ये डेफिनेशन सही है या गलत है, कमेंट करके आप मुझे वीडियो के नीचे जरूर बताइएगा. ठीक है. His sonnets are considered masterpieces of English poetry and have had a lasting impact and the sonnet form. These sonnets are remarkable collection of poetry celebrated for their exploration of love, beauty, time. ठीक है. तो इसमें इनोवेटिव लैंग्वेज वो यूज करते थे. ठीक है. शेक्सपियर यूज ऑफ लैंग्वेज इज renowned for its inventiveness and richness. He coined and popularized numerous words and phrases in English language. तो उनकी जो प्लेज हैं उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स का इन्वेंशन, इन्वेंटिवनेस था, उन्होंने बनाए, उनको परफॉर्म किया एंड देन ही यूज दोज वर्ड्स ड्यूरिंग his writing. Character development. Shakespeare characters are multi-dimensional, तभी वो complex characters पे ज़्यादा काम करते थे और उनके सारे कैरेक्टर्स कोई भी यूनिडायमेंशनल नहीं होता था. इट वॉज ऑल मल्टी डायमेंशनल. Themes and universality. His works explore timeless themes such as love, ambition, jealousy, power, and the consequences of human actions, making them relevant to audiences across cultures and eras. Next देखते हैं. Impact and theatre. Shakespeare plays have been performed and adapted. Yes, इतने सारे, मैंने अभी जैसे आपको बताया था, उनके बहुत सारे प्लेज को परफॉर्म किया गया है थिएटर में, ठीक है, अडेप्ट किया गया है इन डिफरेंट फॉर्म्स, मूवीज बनाई गई हैं उसके ऊपर. एंड दिस हैज हैपेंड थ्रू आउट द वर्ल्ड. इट्स नॉट ओनली एट वन प्लेस, इट हैपेंड एट थ्रू आउट द वर्ल्ड. सेम थिंग हैपेंड, है ना. उसके बाद कल्चरल रेफरेंसेस. शेक्सपियर हैव वर्क्स हैव लेफ्ट एन indelible mark. Indelible mark क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग, जो चीज़ चलती रहे. On popular culture with countless references and adaptation in literature, film, music, art. Literary criticism भी थोड़ा सा. His work have been extensively analyzed and interpreted by literary scholars, contributing to the development of literary criticism theory. इतना ज़्यादा उनके काम पर काम किया गया है that there have been so much work done so that there have been literally lot of contribution in the development of the criticism and theory and the literary learning that you can have from Shakespeare. Shakespeare की जो पूरी work journey है, it's in itself it's kind of a school, a university जहाँ से a lot can be learned from his writings. ठीक है. आगे चलते हैं. सो कंक्लूजन में हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट. कंक्लूजन से आपको थोड़ा सा वो पता चल जाएगा. विलियम शेक्सपियर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर आर इमेजरेबल एंड हिज इंड्योरिंग रेलेवेंस इज अ टेस्टमेंट टू द यूनिवर्सैलिटी इन एंड timelessness of his writing. His legacy continues to inspire creativity, critical thought, and a deep appreciation for the power of language and storytelling in English speaking world and beyond. So basically अगर आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाता है, ग्रेटेस्ट प्ले राइट्स, कितने उन्होंने प्लेज लिखे, कितने उन्होंने सॉनेट्स लिखे, ये सब चीज़ें आपके पास आ सकती हैं. और उनकी थीम क्या थी. और अगर आप देखें कि अगर हम उनकी थीम को यूनिवर्सल बोल रहे हैं या जो चीज़ लिखते थे यूनिवर्सल था, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है कि आज तक भी टिल टुडे पीपल अडेप्ट. ठीक है, पीपल अडेप्ट. हमारे देश में देखिए विशाल भारद्वाज हैज़ अडेप्टेड सो मैनी प्लेज ऑफ शेक्सपियर, है ना. उन्होंने ओथेलो भी किया था, हैमलेट भी किया था, उन्होंने और भी क्या किया था, फिर संजय लीला भंसाली डेड रोमियो एंड जूलियट, एक और किया था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, आप बताना मुझे. विशाल भारद्वाज डिड वन मोर, मकबूल, आई थिंक मैकबेथ ही डिड. तो बताना मुझे, ठीक है, कौन सा था. बट देन दैट्स बीन डन, सो दैट्स व्हाई यूनिवर्सल है और आज भी उनकी वो थीम्स रेलेवेंट चलती हैं. आगे चलते हैं. अब आता है नेक्स्ट इज जेफरी चौसर. जेफरी चौसर में आपको जो चीज़ें याद रखनी है, एक तो उनका कब से कब तक थे, तो 1343 to 1400
में जेफरी चॉसर was an English poet, author and civil servant who was often regarded as the father of English literature. तो अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कौन है तो आप उसका जवाब क्या देंगे? जेफरी चॉसर. ठीक है. He played a pivotal role in the development of English language and literature during the Middle Ages. तो वहाँ पे जो पहले वो थे वो कब थे? रेनेसां पीरियड में. एंड जेफरी चॉसर वाज बिटवीन द मिडिल एजेस. ठीक है. जेफरी चॉसर के बारे में थोड़ा सा कि कहाँ बॉर्न कब हुआ था उनका? 1943. कहाँ पर बॉर्न हुआ था? लंदन में, इंग्लैंड. लिटिल इज नोन अबाउट हिज अर्ली लाइफ. तो ज़्यादा हमारे को इसके बारे में नहीं पता है और मुझे नहीं लगता इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन भी आपके पास आएगा. सो दिस इज़ व्हाट यू शुड नो. ही रिसीव्ड एन एक्सीलेंट एजुकेशन एंड वाज एक्सपोज्ड टू वेरियस लैंग्वेजेस, कल्चर्स which influenced his later writings. Chaucer's literary career spanned several decades, during which he produced a diverse body of work. He wrote, अच्छा उन्होंने अब क्या क्या चीज़ें लिखी थी? He wrote poetry, prose and translations. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं. His most famous work was the Canterbury Tales. तो इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का से आ सकता है. तो इसके बारे में आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए कि कैंटरबरी टेल्स में क्या चीज़ था, कौन थे, कैरेक्टर्स क्या थे, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. So a collection of stories framed as a pilgrimage by a group of travelers to the shrine of Thomas Becket in Canterbury. Each character in the group tells a tale, offering a wide range of stories and perspectives on society. So this is very good. In fact, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप कहीं से भी इसको लेके you should read. It gives you a different perspectives of people. ठीक है, सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. अब उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कैंटरबरी टेल्स के बारे में, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज समथिंग दैट दे विल डेफिनेटली आस्क यू ऑल्सो इन योर एग्जाम. ठीक है. सो द कैंटरबरी टेल्स, चॉसर्स मोस्ट फेमस वर्क इज द कैंटरबरी टेल्स, अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज रिटन इन मिडिल इंग्लिश. ठीक है. सो मिडिल इंग्लिश आपको याद होगा ना जो हमने किया था स्टार्टिंग वाला, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश एंड देन modern, new modern English and the current modern English. The work is a frame narrative with a group of pilgrims telling stories as they travel to the shrine of Thomas Becket in Canterbury. These stories encompass a wide range of genres, themes, characters, providing a rich tapestry of medieval English society. Chaucer's use of vernacular Middle English instead of Latin or French played a crucial role in the evolution of English लैंग्वेज. ठीक है. तो चॉसर, जेफरी चॉसर्स ऑल कैंटरबरी टेल्स लिस्ट कौन कौन सी हैं? सो जनरल प्रोलॉग, उसमें क्या क्या चीज़ थी? ठीक है. दिस सेक्शन इंट्रोड्यूसेस द पिलग्रिम्स एंड सेट्स द स्टेज द स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन. ठीक है. आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है. फिर द नाइट्स टेल टोल्ड बाय द नाइट, द स्टोरी ऑफ शिवलरी एंड लव फीचरिंग द कैरेक्टर्स पैलामॉन एंड आर्साइड. तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी. ठीक है. दिस इज इंपॉर्टेंट, जो आपको एग्जाम के लिए पता होना चाहिए. द मिलर्स टेल टोल्ड बाय द मिलर, अ ह्यूमरस एंड बॉडी स्टोरी इन्वॉल्विंग डिसेप्शन एंड इनफिडेलिटी. तो मिलर, आपसे ये पूछा जा सकता है मिलर्स टेल में क्या आया था? तो डिसेप्शन एंड इनफिडेलिटी. इट वॉज अ ह्यूमरस एंड बॉडी स्टोरी. बॉडी का मतलब क्या होता है? थोड़ी सी आउटरेजियस. रीव्स टेल टोल्ड बाय रीव, अ टेल ऑफ रिवेंज एंड ट्रिकरी सेट इन अ मिल. Cook's tale told by a cook. This tale is left unfinished in the text. ये पूरी नहीं कही. तो ये भी हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए कि कैंटरबरी टेल में कौन सी टेल ऐसी थी जो कि अनफिनिश्ड थी. ठीक है. सो दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू. ठीक है. तो वो हो सकता है द कुक्स टेल. द मैन ऑफ लॉज टेल टोल्ड बाय मैन ऑफ लॉ, द स्टोरी ऑफ कॉन्स्टेंस एंड वर्चुअस एंड पेशेंट वुमन हु फेसेस एडवर्सिटी. द वाइफ ऑफ बाथ's tale told by wife of Bath, a tale about quest for what women truly desire. The friar's tale told by a friar, a story of corrupt summoner and the devil. The summoner's tale told by the summoner, a humorous story about a friar who gets his compunance. ठीक है. कम्यूपेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं. तो ये सारे के सारे पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए और आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर आप कैंटरबरी टेल्स के बारे में वो पूछें कि कौन कौन सी टेल्स थी, हाउ मेनी टेल्स वर देयर, तो आप ये बोल सकते हो कि इस तरीके से ये सारी की सारी टेल्स थी. टोटल कितनी टेल्स थी? ठीक है. सो दे वर अराउंड 26. ठीक है. ठीक है. सो 26 ये यहाँ पर आप ये देख सकते हो टोटल. तो
तो आपसे ये पूछा जा सकता है। तो बेसिकली हर एक टेल ने किसी ने सुनाई थी और उसका कुछ ना कुछ पॉइंट था। तो यहाँ से टोटल नंबर आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज टोटल नंबर, ठीक है। हर एक टेल के, एवरी इंडिविजुअल टेल के बारे में क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। ये आपके बारे में हो सकता है, ये हो सकता है कि ये किसने लिखी थी, तो वो आपको तो पता ही है। फिर उनके बर्थ उसके बारे में पूछ सकते हैं, दिस इज़ व्हाट दे कैन आस्क। सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका ले सकते हैं, दिस विल रियली हेल्प यू आउट। सो द क्लर्क्स टेल, द मर्चेंट्स टेल, द स्क्वेयर्स टेल, द फ्रैंकलिन्स टेल, द फिजिशियंस टेल, द पार्टनर्स टेल। तो इस पे से हम थोड़ा सा जल्दी स्किप इसलिए कर रहे हैं बिकॉज देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन हियर, बट जस्ट आई कैन टेल यू दैट दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं। फिर देन द प्रायरस tale, Chaucer's tale of Sir Thopas, Chaucer's tale of Melibea, Monk's tale, Nun's priest's tale, the second Nun's tale. So all these you can see, right? So ये आप एक बार इसको देखकर और इनको समझ सकते हैं, इनको रीड कर सकते हैं। In case you don't understand anything, please get in touch. I will explain it to you. But इनके ऊपर ये questions आपके ऊपर बन सकते हैं। फिर सेकंड आता है पोएटिक इनोवेशन। सो चॉसर्स का मेजर एक जो कैरेक्टरिस्टिक था वाज पोएटिक इनोवेशन, डेमोन्स्ट्रेटेड इनोवेशन इन राइम, मीटर एंड स्टाइल। तो एक होता है ना कि आप जब लिखते हो कुछ चीज़, क्रिएटिव राइटिंग लिखते हो, सो यू राइट इट ऑन अ मीटर, मीटर एज इन लाइक कहाँ पर कैसे जाएगा। तो वो उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा इनोवेशंस लेके आए थे सो दैट इट बिकेम मोर रेलिवेंट फॉर ईच एरा। He experimented with various poetic forms, including rhyming, couplets, and heroic couplets, which influenced later poets. He used iambic pentameter, for instance, was influential and became a standard in English poetry. तो जब आप poetry लिखते हो तो वो एक मीटर पे चलती है ना, जैसे एक थाप होती है कि आपने ऐसे किया, ऐसे किया, हाँ, है ना। तो ऐसे ही एक मीटर होता है जो आप उस पर भी चलाते हो। तो दैट इज व्हाट दे ट्राइंग टू टेल यू हियर, ठीक है। तो जेफरी चॉसर्स पोएट्री लिस्ट कौन कौन सी लिखी है, द बुक ऑफ द डचेस, ठीक है। तो अगेन यू कैन रीड अबाउट दिस, ये क्या है, दिस इज वन ऑफ चॉसर्स अर्लीस्ट मेजर वर्क्स रिटन इन द एलिजियक स्टाइल। इट इज अ पोएम दैट मोन्स द डेथ ऑफ ब्लांच डचेस एंड ऑफ लैनचेस्टर, ठीक है। The House of Fame, a dream vision narrative where narrator transported to a magnificent place. तो ये उनके कुछ works हैं, ठीक है। Parliament of Fools, Troilus and Cresside, The Legend of Good Women, Annalida and Arcite, The Complaint of Mars. ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। Please remember all these names. So these are self-explanatory, इसीलिए मैंने लिखा है so that you don't have to pay much attention and आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें याद हो जाएं। फिर आता है The Complaint of Venus, The Parliament of the Birds, The Complaint of His Lady, The Complaint of His Purse, The Treatise on the Astrolabe, ठीक है। ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए, एक बार इनको प्लीज़ आप देख लीजिए आराम से। रियलिज्म एंड कैरेक्टराइजेशन, अब वो जब चीज़ें लिखते थे वो काफ़ी रियल होती थी या रियल इंसिडेंट से होती थी, उनके कैरेक्टराइजेशंस कैसे होते थे। तो चॉसर्स कैरेक्टर्स इन द कैंटरबरी टेल आर विविड एंड डाइवर्स, रिफ्लेक्टिंग द सोशल एंड कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हिज टाइम। सो बेसिकली वो डाइवर्स एक उनके ऊपर काम करते थे। Through their stories, he provided insightful commentary on human nature, morality, and the foibles of society. His characters are not just stereotypes, but fully realized individuals. सोशल कमेंट्री, जब वो सोशल चीज़ों को निकाल के उनके ऊपर चीज़ें लिखते थे तो ऑफ कोर्स सोशल कमेंट्री भी होती थी, रेफरेंसेस होते थे बहुत ज़्यादा सोशल क्रिटिक के या फिर। तो चॉसर्स वर्क्स आर नोन फॉर देयर सोशल क्रिटिक एंड कमेंट्री ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मिडिवल सोसाइटी। उस टाइम पे जो चीज़ें होती थी उसके ऊपर उनका एक व्यंग कह दीजिए या उनका एक नज़रिया वो निकाल के वो यहाँ पर रखते थे। Pioneering English literature, Chaucer's decision to write in Middle English, the language of the common people, rather than Latin and French, helped elevate the status of English as a literary language. This was a crucial step in the development of English literature. अब उन्होंने जब, because he did not choose Latin and French, और उन्होंने Middle English में लिखना कोशिश करी थी, that was common language, so उस वजह से English literature became even more prevalent in the coming eras and the years, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑन लेटर राइटर्स, जो बात अभी हम कर रहे थे कि उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस पड़ा था,
तो Chaucer's impact on English literature cannot be overstated. His work served as a major source of inspiration for many subsequent poets and writers, including William Shakespeare, John Milton, and Geoffrey, contemporary John Gower. Chaucer as a poet diplomat, Chaucer held various government positions, तो ये आपसे पता होना, during his lifetime, which allowed him to travel and gain diverse experiences. These experiences likely informed his writing and provided him with a broad perspective on society and human nature. So basically what they are saying, क्योंकि वो उन्होंने बहुत सारे government offices या positions को होल्ड किया था, उस वजह से ही यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट, एंड व्हेन ही यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट यू गैदर इनसाइट्स फ्रॉम एवरीवेयर ही विजिटेड, ठीक है, एंड देन ही यूज्ड टू राइट ऑन दैट. फिर थर्ड आता है जेन ऑस्टन. सब जेन ऑस्टन कौन है? ठीक है, तो जेन ऑस्टन जो हमारी ये एक नॉवेलिस्ट थी, ठीक है, जेन ऑस्टन, ये 1775 टू 1817 के बीच में इंग्लिश नॉवेलिस्ट, known for her timeless literary contribution to the world of literature. She is celebrated for her novels which provide keen social commentary. तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो एक सोशल मैसेज तो आपको हर जगह मिलेगा, प्लस कैरेक्टराइजेशंस मिलेंगे, डेवलपमेंट मिलेगा, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स मिलेंगे. ये चीज़ें काफ़ी चीज़ कॉमन आपको सारे उनमें मिल जाएंगी. So Jane Austen was born on December 16th, 1775 in Steventon, Hampshire, England. She was the seventh of 8 children in a close-knit literate family. Her father, George Austen, was a clergyman, and her mother, Cassandra Austen, came from a prosperous family. ठीक है, contribution उन्होंने क्या क्या दिया है? So novels लिखे हैं उन्होंने, ठीक है, एंड उनका जो नॉवेल्स होते थे वो जनरली सोशल मैनर्स को एक्सप्लोर, मोरालिटी के ऊपर, रोमांटिक रिलेशनशिप्स कैसी होती हैं सोसाइटी, मेजरली उनके ऊपर होते थे. तो उनकी कुछ बेस्ट नॉवेल, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, अगेन वेरी फेमस, बहुत सारे लोग इसका रेफरेंस भी देते हैं, पढ़ते भी हैं. 1811 में आई थी. प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है, इसके ऊपर भी बहुत मूवी भी बन चुकी है, अडेप्टेड, एंड देन वेरी सेलिब्रेटेड नॉवल भी है ये. 1813, आर्ग्यूबली हर मोस्ट फेमस वर्क. दिस नॉवल रिवॉल्व्स अराउंड द स्पिरिटेड एलिजाबेथ बेनेट एंड द एनिग्मेटिक मिस्टर डार्सी, exploring themes of pride and prejudice and love and society. ठीक है ना, ये सब चीज़. आई थिंक इसका वेरी क्लोज अडेप्टेशन हमारे इंडिया में भी बना था. आई थिंक गुरिंदर चड्ढा मेड इट. ब्राइड एंड प्रेजुडिस ही मेड इट, शी मेड इट, सॉरी. ठीक है, सो प्राइस शी नेविगेट्स द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, बेल्दी बर्टन फैमिली. सो मैन्सफील्ड पार्क 1814. तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किसने क्या क्या लिखा है. एमा, नॉर्थहैंगर एबे, परसुएजन, ये सारी चीज़ें आप नाम याद कर लीजिए क्या क्या इसमें है. द स्टोरी ऑफ एमा वुडहाउस, अ वेल मीनिंग बट मिसगाइडेड मैच मेकर इन द विलेज ऑफ हाइबरी. तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट लेके प्लीज़ रीड देम. दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. फिर एक्सप्लोरेशन ऑफ सोशल रियलिज्म, जो मैंने आपको बात बताया था, कैरेक्टराइजेशन उनके बहुत अच्छे होते थे और बहुत ज़्यादा वो अपने जो कैरेक्टर्स को तो मेमोरेबल बनाते थे, सो दैट उनको काफ़ी लोग पसंद करें. उनके जो कैरेक्टर्स होते थे उनकी डाइवर्स पर्सनालिटीज़ को दिखाया जाता था, ठीक है, और काफ़ी उनमें जो ना बहुत इमोशनल न्यूएंसेस एंड डेप्थ दिखाई जाती थी कैरेक्टर्स में, दैट पीपल वर एबल टू रिलेट विद देम ऑल्सो. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. आयरनी एंड विट, ऑस्टन नॉवेल्स आर सेलिब्रेटेड फॉर देयर विट एंड आयरनी. शी यूजेस ह्यूमर एंड सटायर. सो बेसिकली वो सटायर वे में जो होता है ना, मजाक में एक व्यंग कस गए, ठीक है, सोसाइटल नॉर्म पे, हिपोक्रेसीज पे, एंड द फॉइबल्स ऑफ हर कैरेक्टर्स. ठीक है, तो ये चीज़ आप इसमें देख सकते हैं. थीम्स ऑफ लव एंड मैरिज, बेसिकली उसके ऊपर रोमांटिसिज्म हम जब बात करते हैं या रोमांटिक्स की बात करते हैं तो वी सी हियर. सो सेंट्रल टू मेनी ऑफ ऑस्टन्स नॉवेल्स आर थीम्स ऑफ लव एंड मैरिज. इन्फ्लुएंस ऑन लिटरेचर, ठीक है, तो काफ़ी उन्होंने इन्फ्लुएंस डाला है ऑन पीपल. ठीक है, शी हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश लिटरेचर. Her novels laid foundation development of literary form and inspired countless writers. Enduring popularity, Austen's novels continue to captivate readers worldwide. Yes, ये तो बात सही है, क्योंकि आज तक भी काफ़ी हमने देखी है न्यूमरस मूवीज़, टेलीविजन सीरीज़ एंड स्टेज प्रोडक्शंस, थिएटर में, ये सारी जगह पे वहाँ से इनके जो प्लेज हैं उनको इनैक्ट या फिर अडेप्ट किया गया है. फिर आते हैं हमारे चार्ल्स डिकेंस.
चार्ल्स डिकेंस इज फ्रॉम 1812 टू 1870 और इनका एक वन ऑफ द वेरी सेलिब्रेटेड नॉवेल्स जो शायद आपने भी पढ़ा हो चार्ल्स डिकेंस का वॉज ग्रेट एक्सपेक्टेशंस था, जो हम मेरे सिलेबस में भी था वो जब मैं स्कूल में था, ठीक है। तो आपने भी शायद पढ़ा हो, उसके अंदर पिप, मिसेस हैविशैम एंड स्टेला, ये लोगों की कहानी थी, बहुत अच्छी तरीके से थी। उसके ऊपर हमारी एक मूवी भी बनी थी, उसका नाम था फितूर, ठीक है। सो चार्ल्स जॉन हुफमैन डिकेंस वाज बोर्न ऑन February 7, 1812 in Portsmouth, England. तो ये पूरा नाम है उनका, दिस इज़ द फुल नेम, ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ द फुल नेम, ऑलराइट, ये आपको पता होना चाहिए एज फार एज द एग्जाम इज कंसर्न। प्लस यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि इनसे आपको मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है, कि इधर आपको नाम दे दिए, इधर उनका एरा दे दिया, और आपको बताना है कि ये सही मैच करना है आपको इसमें, ठीक है। तो दैट कैन हैपन। हिज फादर जॉन डिकेंस वाज अ क्लर्क इन द नेवी पे ऑफिस, but the family's financial situation fluctuated, leading to periods of hardships. Dickens' early experiences of poverty and his time working in a boot-blacking factory had a profound impact. तो उसका उनकी राइटिंग के ऊपर बहुत असर पड़ा था, ठीक है। तो उनकी काफ़ी रियलिस्टिक एंड सोशली रेलेवेंट फिक्शन लिखते थे, वो फिक्शन लिखते थे, नॉन फिक्शन नहीं। तो इसका मतलब समथिंग, कुछ स्टोरीज जो थी उनसे रिलेटेड या वहाँ से इन्फ्लुएंस लेकर वो लिखते थे इस चीज़ को। फिर कुछ ऑलिवर ट्विस्ट है, ये आपके और जो लोग हैं, सो ऑलिवर ट्विस्ट इज देयर, डेविड कॉपरफील्ड, हार्ड टाइम्स, ब्लीक हाउस, लिटिल डॉरेट, अ टेल ऑफ टू सिटीज, ये सारे के सारे जो वर्क्स हैं ना, दिस इज वेरी ब्यूटिफुल बुक्स जो आपने अगर पढ़ी होंगी। आई हैव रेड द टेल ऑफ टू सिटीज, आई हैव रेड डेविड कॉपरफील्ड, आई हैव रेड ऑलिवर ट्विस्ट, ठीक है। ये मैंने सब पढ़ी हैं, दीज आर वेरी वेरी गुड, आप भी पढ़िएगा इनको, ठीक है। Great Expectations that I was talking about, Social Mobility, The Effects of Wealth, ठीक है। Nicholas Nickleby, The Old Curiosity Shop, Martin Chuzzlewit, Dombey and Son, these are all the works, great works of Charles Dickens, ठीक है। तो इनके बारे में आपको ये सारे जो ईयर्स हैं ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। These years, these are important as far as your exam point of view, अगर आप उससे देखोगे तो this is very very important, ठीक है। फिर आप म्यूचुअल फ्रेंड, द पिकविक पेपर्स, द मिस्ट्री ऑफ एडविन रूथ, द चाइम्स, आइकॉनिक कैरेक्टर्स कौन कौन से रहे हैं इनके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन कौन से आइकॉनिक कैरेक्टर्स रहे हैं। तो उसकी पूरी की पूरी लिस्ट मैंने आपके लिए बना दी है, इसको आप देख सकते हैं। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से उनके आइकॉनिक कैरेक्टर्स रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एबेनेज़र स्क्रूज, ऑलिवर ट्विस्ट, फेगिन, Nancy, Bill Skies, Miss Havisham, Pip, Stella, Mr. Micawber, Uriah Heep, Miss Pickwick, Bumble, Little Dorrit, Uriah Heep, all right, so they are David Copperfield में है ये जनरली। तो कहाँ है ये कैरेक्टर्स वो भी लिखा है, और क्या था इनके कैरेक्टर्स के बारे में वो भी लिखा है, ये आप ज़रूर देखिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा, ये इसको काफ़ी एग्जाम में आपके काम में आएगा। मैडम डिफार्ट, सिडनी कार्टन, मिस बेट्से, मिसेस गम्प, मिसेस मिकॉबर, ठीक, तो बहुत सारे हैं। serialized novels, Dickens popularized the serialization of novels, releasing his works in installments in newspapers and magazines. This approach made literature more accessible. So basically आजकल जो हम देखते हैं ना कि एक पार्ट निकाल दिया, फिर थोड़ा वेट करके दूसरा पार्ट निकाल दिया, तो ऐसे ही करके उन्होंने भी यही करा था, ठीक है। सोशल कमेंट्री, ठीक है। Many of Dickens' novels serve as vehicle for social commentary. Work like Oliver Twist and Hard Times directly addressed issues such as child labor and poor laws and inadequacies of the educational system. Which was, imagine, we are talking about 1800s, है ना, और वहाँ पर ये चीज़ें तब बात होती थी, तो इसका मतलब है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक इवॉल्व हुआ है, ठीक है। तो चार्ल्स डिकेंस प्रोमिनेंट सोशल कमेंट्रीज लिस्ट, कौन कौन सी उन्होंने सोशल कमेंट्रीज लिखी हैं जो प्रोमिनेंट है? चाइल्ड लेबर्स एंड एक्सप्लॉयटेशन, पॉवर्टी एंड सोशल इंजस्टिस, क्लास डिवाइड एंड सोशल मोबिलिटी, ठीक है। इनमें अब आप देखो कहाँ कहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है। ऑलिवर ट्विस्ट में उन्होंने चाइल्ड लेबर यूज़ किया है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन में क्लास डिवाइड एंड सोशल मोबिलिटी के बारे में बात हुई है। लीगल एंड ब्यूरोक्रेटिक करप्शन, तो ब्लीक हाउस में उन्होंने इस चीज़ के बारे में बात करी है। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर ये पूछा जाता है दैट ग्रेट एक्सपेक्टेशन में ऐसी कौन सी
सोशल कमेंट्री थी या सोशल चीज़ थी जो, या सोशल पॉइंट था जो डिस्कस हुआ था, तो यू कैन से इट वाज क्लास डिवाइड एंड सोशल मोबिलिटी. यू कैन टॉक अबाउट लीगल एंड ब्यूरोक्रेटिक करप्शन दैट वाज यूज्ड इन ब्लीक हाउस. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपके लिए काफ़ी सारे. ठीक है, तो ये फिर और भी सारी चीज़ें हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन कहाँ हुआ था, एजुकेशनल सिस्टम एंड स्कूलिंग किस में यूज़ हुई थी, चैरिटेबल हिपोक्रेसी हमने कहाँ पर देखा था. तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम चार्ल्स डिकेंस. ठीक है, सो देयर आर सो मेनी, यू कैन जस्ट गो थ्रू देम. आपको कुछ अगर समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क ऑल्सो टू मी दैट दिस इज़ आई हैव नॉट अंडरस्टूड, सो प्लीज़ लेट मी नो. सो ये आप देख सकते हो. डेट एंड डेटर्स प्रेजेंस, चैरिटी एंड जनरॉसिटी, पॉलिटिकल करप्शन. तो देखो जरा कि अगर आप यहाँ देखें, सो चार्ल्स डिकेंस हैज यूज्ड सो मेनी सोशल पॉइंट्स. ठीक है ना, जो इस वक्त सोशल आपके चल रहे थे या थिंग्स दैट वर टू बी डिस्कस्ड, वो कौन कौन सी थीम्स ऐसी थी जो उन्होंने अपने काम में लिखी, एंड दे ब्रॉट आउट विद वेरियस नॉवेल्स, राइट, दैट वर रिटन ड्यूरिंग दैट टाइम. तो ये सारी चीज़ें आपसे इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं. ठीक है, एक्सप्लोरेशन एंड कॉम्प्लेक्स थीम्स. तो डिकेंस नॉवेल्स एक्सप्लोर अ वाइड रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स थीम्स. मेमोरेबल ओपनिंग लाइन्स. डिकेंस इज नोन फॉर हिज मेमोरेबल ओपनिंग लाइन्स विच ऑफन सेट द टोन ऑफ हिज नॉवल. फॉर एग्जाम्पल, it was the best of times, it was the worst of times, from Tale of Two Cities is one of the most famous opening lines in literary history. तो ये एक आपको पता होना चाहिए. अगर आपको सिर्फ ये बोल दिया it was the worst of times, it was the best of times and it was worst of times, तो आपसे ये पूछा जा सकता है ये लाइन किसकी है, ये किसने लिखी थी. तो आपको पता होना चाहिए ये चार्ल्स डिकेंस ने लिखी थी. कहाँ लिखी थी? टेल ऑफ टू सिटीज़ में लिखी थी. तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. Contributions to Christmas traditions. Dickens' novella Christmas Carol has had a lasting impact on the way Christmas is celebrated. It popularized the idea of Christmas spirit, emphasized the importance of goodwill and generosity. तो Christmas कैसे और ज़्यादा अच्छे से बनाया जाने लगा, तो यहाँ से देख सकते हैं. Legacy and adaptation, influence on future writers, of course, because social issues पे बातें हो रही थी, स्टोरी टेलिंग उनकी काफ़ी अच्छी थी, उसके नए नए टेक्निक्स वो यूज़ करते थे, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग उनके ऊपर हिज वर्क वॉज एक्नॉलेज्ड, बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. फिर आते हैं हमारे जॉर्ज ऑरवेल 1903 to 1950. ठीक है, अब इनका असली नाम क्या था? ये तो इनका पेन नेम था, जॉर्ज ऑरवेल, whose real name was Eric Arthur Blair. ठीक है, so Eric Arthur Blair was a renowned English writer, essayist, journalist and critic known for his thought-provoking works that tackle political and societal issues. Known for his works like 1984 and Animal Farm, which address political and societal issues. Early life, ठीक है, कहाँ पे हुआ था? जॉर्ज ऑरवेल was born June 25, 1903 in Motihari, British India, which is now part of modern day Bihar, India. ठीक है, right? He came from a middle class family and his father worked in Indian civil service. ठीक है, ये आप कर सकते हैं. Orwell attended prestigious schools in England, including Eton College. He briefly served the Indian Imperial Police in Burma, now Myanmar, but resigned in 1927, citing his growing opposition. So basically, क्योंकि कनेक्शन विद इंडिया, तो मे बी क्वेश्चन इनके ऊपर बन जाए, रियल नेम के ऊपर, कहाँ से ये करते थे, तो मोतिहारी, वहाँ से ये बिलीव वो करते थे. तो दिस इज़ व्हाट यू शुड नो अबाउट हिम. ठीक है, इनके सम फेमस वर्क्स कौन कौन से थे? लिस्ट ऑफ फेमस वर्क्स: एनिमल फार्म 1945, 1984 and 1949, a dystopian novel set in the totalitarian future society under the oppressive regime of Big Brother. ठीक है, बर्मीज डेज 1934 में लिखा था इन्होंने. ऑरवेल्स फर्स्ट नॉवल विथड्रॉज फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस एज अ पुलिस ऑफिसर इन ब्रिटिश कंट्रोल्ड बर्मा. तो जब वो वहाँ पर बर्मा में ही वाज पोस्टेड, तब उनके एक्सपीरियंसेस थे. कीप द एस्पिडेस्ट्रा फ्लाइंग, कमिंग अप फॉर एयर, द क्लर्जीमैन्स डॉटर, द रोड टू वीगन पायर, ये सारी के सारे वर्क्स हैं उनके जो उन्होंने अलग अलग जगह पे लिखे हैं. तो प्लीज़ मेक श्योर या दैट यू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट. दिस इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू.
ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज इम्पॉर्टेंट. वाई? बिकॉज यही चीज़ें हैं जो वो आपसे पूछ सकते हैं. ठीक है, कौन कौन से वर्क्स थे. तो इसके ऊपर बहुत सारे मैंने पहले भी देखे हैं मैच द फॉलोइंग आते हुए. ठीक है, तो ये जितने भी हम अभी ऑथर्स और राइटर्स कर रहे हैं, इनके क्या क्या वर्क्स हैं, इसके ऊपर बहुत सारे वो आए हैं, मैच द कॉलम. ठीक है, एक्सप्लोरेशन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म. ठीक है, सटायर एंड एलिगरी. अच्छा, अब यहाँ पर आपसे ये चीज़ें भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज अ सटायर एंड व्हाट इज एन एलिगरी. ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इन दोनों का मतलब. सटायर का मतलब क्या होता है और एलिगरी का मतलब क्या होता है. और बेसिकली आपसे ये भी पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल देखिए कि ये एक सटायर है या ये एक एलिगरी है. So Orwell's novel 1984 is a seminal work that examines the dangers of totalitarianism and the erosion of individual freedom in a dystopian society, because it was written for the future. ठीक है, social commentary through works like Down and Out in Paris and London and The Road to Vegan Empire. Orwell shed light on the harsh realities of poverty and working class life. तो उनके ऊपर भी काम किया था, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट. फिर ऑटोबायोग्राफिकल रिफ्लेक्शंस क्या थे. होमाज का मतलब पता होगा ना, रिस्पेक्ट देना किसी को. सो होमाज टू कैटलोनिया एंड कमिंग अप फॉर एयर ड्रू फ्रॉम Orwell's personal experiences. The formal chronicle his time fighting in the Spanish Civil War, while the latter explored themes of nostalgia and societal change. Some autobiographical reflection. कौन कौन सी autobiographical reflections उन्होंने लिखी हैं. Why I Write in 1946. Such were the joys in 1952. The Hanging 1931. Looking back on the Spanish War 1943. Reflection on Gandhi 1949. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इधर साइड्स में स्क्रीन से इधर होके इसलिए पढ़ रहा हूँ, सो दैट यू गाइज कैन कीप ऑन टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स. बिकॉज ये पूरी की पूरी जो आज की क्लास है ना, आज की क्लास में समझाने से ज़्यादा आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि इस पार्ट में क्या चीज़ आपसे पूछे जा सकते हैं. बिकॉज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ योर टॉपिक. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. Then Farthing newspaper in defense of English cooking, The art of Donald McGill. ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कब लिखी गई थी. इनके बारे में छोटी छोटी 2-3 लाइनें मैंने लिख के आपके लिए बनाई हैं ये, सो दैट आप कम से कम उसमें यू कैन रीड दैम. कम से कम उसमें यू कैन रीड दैम एंड यू कैन टेक रेफरेंसेस. ठीक है, पॉलिटिकल एसेज कौन से लिखे हैं इन्होंने. शूटिंग एन एलिफेंट, द लायन एंड द यूनिकॉर्न, पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, ये सब चीज़ें लिखी हैं इन्होंने. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो. Notes on nationalism, reflections on Gandhi, the prevention of literature, Wells, Hitler and the world state, the freedom of the press. ठीक है, तो देख सकते हो कि इन्होंने कितनी वैरायटी में लिखा है, दैट आप खुद देख सकते हो कि इन्होंने अलग अलग जॉनर्स में चीज़ें लिखी है. एंड दैट इज ऑल्सो बिकमिंग द फाउंडेशन एंड अ थ्रेशोल्ड फॉर अदर पीपल. सो ही इज एक्टिंग लाइक अ टॉर्च बेरर. ठीक है, बेनिफिट ऑफ क्लर्जी, द स्पोर्टिंग स्पिरिट 1945. ठीक है, सम नोट्स ऑन साल्वाडोर डाली. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको डेफिनेटली हेल्प होगा टू नो अबाउट ऑरवेल. ठीक है, एंड इनका मैंने आपको बताया है कि इंडियन कैसे रिलेशन है, तो इसलिए थोड़ा सा इस पर ज़्यादा एम्फेसिस आप दे सकते हैं. The clarion call for truth and integrity, impact on language and thought, political activism. फिर आती है हमारी Emily Bront. Emily Bront was between 1818 and 1848. Emily Bront was an English novelist and poet, best known for her singular novel Wuthering Heights. आपने अगर ये नॉवल पढ़ी है तो आपको भी पता होगा, मैंने अपने स्कूल में पढ़ी थी Wuthering Heights. ब्यूटिफुल नॉवल, मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने ये लिखी है. एंड दैट इज सच अ ट्रीट टू रीड Wuthering Heights. ठीक है, wrote the Gothic novel Wuthering Heights, known for its dark and passionate themes. So basically she used to write on very passionate themes. Born on July 30th, 1818 in Thornton, West Yorkshire, England.
She was the fifth of 6 children in the Braun family. Her siblings included Charlotte, Anne, Branwell, Maria and Elizabeth. ठीक है, आइसोलेटेड अपब्रिंगिंग थी इनकी थोड़ी सी, was not a smooth childhood. Contributions, Wuthering Heights in 1847. ठीक है, most notable contribution is her novel Wuthering Heights. The Gothic masterpiece explores themes of love, revenge, social class, and the destructive power of passion. It is renowned for its unconventional narrative structure, complex characters, and vivid descriptions of the Yorkshire's moors. Wuthering Heights, published in 1847, is Brown's only novel and remains one of the most enduring and influential work in English literature. ठीक है, तो ये इनका बहुत ही बढ़िया एक नॉवल, ठीक है, ये था जिसके बारे में पता होना चाहिए. कैरेक्टर्स उनके काफ़ी थे. कैरेक्टर्स उसमें कौन कौन थे वो आप देख सकते हो. तो Heathcliff, Catherine Earnshaw, Edgar Linton and many others. Heathcliff in particular is one of literature's most enigmatic and tormented anti-heroes. ठीक है, तो जैसे गब्बर सिंह है ना वैसे. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा. ठीक है, प्लॉट की समरी अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ ये देख सकते हैं कि उनका कौन सा इकलौता नॉवल था. एंड दैट इकलौता नॉवल वाज वुथरिंग हाइट्स, एमिली ब्रॉन्ट. ठीक है, तो ये हम छोड़ सकते हैं. दिस दो आई हैव रिटन अ लॉट बट आई डोंट थिंक सो दैट दिस इज important for your exam point of view. But yes, influence on literature उनका कैसा रहा था, तो काफ़ी जैसे आगे जो कोई डार्क कैरेक्टर्स के बारे में लिखना चाहता था ना, या कुछ ऐसी थीम्स जो थी जो बड़ी पैशनेट और थी, उसके लिए रेफरेंस बुक टाइप बन गई थी वुथरिंग हाइट्स. कि उसको देखो किस तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट है उसमें, किस तरीके से उसको अप्रोच किया गया है इस थीम को. दैट ऑल वॉज डिस्कस्ड एंड डिलीवर्ड हियर. Vivid descriptions, exploration of dark themes, contribution to female authorship. तो ये बहुत ज़्यादा था क्योंकि फीमेल्स थोड़ा कम ही लिख रही थी, तो उसमें भी काफ़ी इजाफा हो रहा था. ठीक है, so collaborative publications, Emily and her sisters Charlotte and Anne published a collection of poetry titled Poems of Currer, Ellis and Acton Bell. 1846 में थी. यूजिंग सूडोनिम्स. सूडोनिम्स क्या होता है? फेक नेम्स, पेन नेम्स जो होते हैं. टू कंसील देयर आइडेंटिटीज एंड इंश्योर दैट वर्क वाज जज ऑन इट्स ओन मेरिट्स. तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि उनके नाम पे जज हो रहा है. वो चाहते थे कि किसी सिर्फ जो उन्होंने लिखा है उसके ऊपर ही हो. तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, उस वजह से उन्होंने सूडोनेम यूज किए थे. तो सूडोनिम का मतलब होता है समथिंग दैट इज अ फेक नेम. फेक नेम या फिर जो पेन नेम हम यूज करते हैं, राइटर्स यूज करते हैं. ठीक है, सो एमिली ब्रॉन्ट, एलिस बेल, स्टैंजास, द विजनरी, द प्रिजनर, फेथ एंड डेस्पोडेंसी स्टार्स, ये सारे नाम हैं. इनको आप एक बार लिख लीजिएगा एंड इनको पढ़ लीजिएगा. दिस इज इंपॉर्टेंट. सो बेसिकली दिस कैन एक्ट एज अ प्रॉपर नोट्स फॉर यू. दिस कैन एक्ट एज अ प्रॉपर नोट्स फॉर यू फॉर योर प्रेपरेशन फॉर दिस पार्ट एट लीस्ट. ठीक है, शार्लेट ब्रॉन्ट उन्होंने ये सब लिखे थे. ठीक है, एन ब्रॉन्ट, ठीक है, एक्टन बेल, ये उन्होंने, तो इनके नाम भी लिखे हैं. देखो, तो आपसे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि आपका उन्होंने सूडोनेम दे दिया और आपसे पूछा कि ये एक्चुअल नेम किसका है. सो दिस इज अ सूडोनेम और अ पेन नेम यूज्ड बाय विच राइटर. तो उनके नाम दे रखे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, चलिए फिर ये आपके सामने सारी चीज़ें हैं. फिर पायनियरिंग फीमेल गॉथिक, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था कि जिससे फीमेल एक्सपीरियंसेस एंड इमोशंस वो बाहर निकल के आए. एंड देन पीपल स्टार्टेड. इंड्योरिंग लेगेसी, वुथरिंग हाइट्स अभी तक भी इट्स कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स, और बहुत सारे उनके अडेप्टेशंस उस पर हुए. फिर आते हैं हमारे जॉन मिल्टन, 1608 टू 1674. ठीक है, इन्होंने भी काफ़ी, एक 9 दिसंबर को पैदा हुए थे लंदन में ही. He came from a very prosperous and well-educated family. His father was a scrivener, a legal scribe, and a composer of music. ठीक है. Literary career, तो Milton is best known for his epic poem Paradise Lost, which he began writing in 1650s and completed in 1667. It is an epic retelling of a biblical story of the fall of man and the rebellion of Satan. ठीक है, all right, so that is there. Paradise Regained and Samson Agonists
are two other major poems that form a trilogy with Paradise Lost. They explore themes of redemption and the human condition. ठीक है, so Paradise Lost जैसे बोला है Milton's magnum opus, so that means most celebrated and very well received उनका ये काम था. ठीक है, so that was there. उसके बाद epic poetry, Paradise Regained came political and religious prose. तो उसमें से वो बता रहे हैं कि क्या चीज़ उसमें लिखते थे और किस तरीके से वो लिखते थे. ठीक है, नेक्स्ट, सो मिल्टन पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रोज राइटिंग, उन्होंने कौन सी पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रोज लिखे हैं. सो ये सारे नाम हैं उनके, ये आप इनको पढ़ सकते हैं and this will really help you out. So we are just rushing here because there is nothing to explain, but yes I can tell you कि from these notes अगर आपने इनको इस वाले सेशन से खासकर अपने नोट्स बैठ के बना लिए और उन नोट्स को आपने एज अ रेफरेंस पॉइंट रख लिया तो आपके काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं. तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं. ठीक है, तो रेडी एन ऐसे easy way to establish a free commonwealth, the treatise of civil power, the second defense of the English people, the defense of himself, pro populo Anglicano defensio, consideration touching the likeliest means to remove firings of the church. ठीक है, defense of republicanism, theological and philosophical exploration. ठीक है, theodicy, one of the central themes of Milton's work is the problem of theodicy, which deals with the question of how a just and benevolent God can allow the existence of evil and suffering. तो आपको पता होगा the root word जो होता है theo is related to God या religion. तो उसी से इन्होंने ये word बनाया है, theological and theodicy. ठीक है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं. फ्री विल एंड प्रेडिस्टिनेशन, द नेचर ऑफ गॉड. तो बेसिकली यह कितने जॉन मिल्टन ने क्या क्या काम करे हैं उसके ऊपर ये बात लिखी है. रिडेम्पशन एंड साल्वेशन, सो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं. ऑलराइट, वर्जीनिया वुल्फ देन इज अनदर वन दैट यू कैन सी, वर्जीनिया वुल्फ. ठीक है ना, सो वुल्फ्स अर्ली वर्क सच एज द वॉयज आउट, अगेन important thing जो आपको यहाँ पर, Night and Day in 1919 were conventional novels. However, she is best known for her experimental and modernist novels, including Mrs. Dalloway, To the Lighthouse and Orlando. तो ये तीन आपको जो नाम है ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए जो लिखे गए हैं by Virginia Woolf. ठीक है, this is important. ठीक है, फिर उन्होंने बताया है मिसेस Dalloway 1925. तो बेसिकली ये वाले जो सारे के सारे जो पार्ट ऑफ राइटर्स हैं या जो पार्ट ऑफ इनके जो नोट्स हैं, इफ़ यू वांट सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी, आई विल प्रोवाइड यू विद द नोट सो दैट आपके पास प्रिटी हैंडी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास मिल जाए. दैट विल रियली बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज ऑथर्स के बारे में ये जो सारी चीज़ें हैं, चाहे उनके नाम हो, चाहे उन्होंने क्या क्या थीम्स पे काम किया, कौन सी चीज़ पे उन्होंने ज़्यादा एम्फेसिस ले किया है, वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है. तो ब्रॉडली अगर मैं आपसे कहूँ कि टू द लाइट हाउस ये कब लिखा गया था, तो आपको पता होना चाहिए दैट इट वाज इन 1927 एंड देन what it dealt with. Similarly with Orlando, Jacob's Room, these are the things that you need to know from this part of the preparation or this part of the topic, because यही वो चीज़ें जो मेजरली आपसे आपके एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं. ठीक है, द वेव्स, द वॉयज आउट, नाइट एंड डे. तो आई वुड सजेस्ट दैट आप इनके साथ साथ ही स्क्रीनशॉट जो हैं वो लेके चलते रहें, सो दैट दिस विल रियली हेल्प यू आउट इन प्रिपरेशन. ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, फेमिनिस्ट लिटरेचर. Some of her contribution to feminist literature, because she was writing on feminism and other social themes. So, A Room of One's Own, 1929. This seminal essay is a cornerstone of feminist literature. तो अगर आपको बेसिकली इसका एक लिस्ट भी चाहिए होगा ना, कि सिर्फ मैं नाम के साथ आप वो लेगा, तो वो भी आप इनसे बना सकते हो, एंड दिस विल रियली हेल्प यू आउट फॉर सम क्वेश्चन. एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चंस भी अगर इस पार्ट से आ गए तो आपका काम बन जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू एटलीस्ट डू जस्टिस टू दिस पार्ट ऑफ. अभी ये चैप्टर 1 ही चल रहा है, चैप्टर 1 का ये 3rd पार्ट है. इसके बाद आपके अभी देयर आई थिंक
5-6 मोर पार्ट्स जिसमें हमें काम करना है, बट देन दीज 3 पार्ट्स को मैं तोड़ के पढ़ा रहा हूँ सो दैट आपका चैप्टर एक साथ कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अदरवाइज इट्स अ वेरी ह्यूज चैप्टर और आपको हर चीज़ नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना आपके एग्जाम में आएगा। बाकी आप जब कॉलेज में पहुंच जाएंगे वहां पर आप डिटेल में पढ़िएगा आराम से, ठीक है। फिर 3 गिनीज ऑरलैंडो फेमिनिस्ट थीम्स, ये हमने कर लिया है। चैलेंजिंग जेंडर रोल्स हो गया, कैरेक्टर साइकोलॉजी, सो दिस इज ऑल व्हाट यू कैन सी। अब मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ ये दिखा देता हूँ सो दैट यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट्स, ठीक है। ऑरलैंडो लेगेसी, मार्क ट्वेन। फिर मार्क ट्वेन आए थे। मार्क ट्वेन 1835 to 1910 में ही केम। हिज रियल नेम वाज सैमुअल लेघॉर्न एंड क्लेमेंस, ये आपको पता होना चाहिए। सो मार्क ट्वेन का रियल नेम क्या था ये आपको पता होना चाहिए। वॉज सेलिब्रेटेड अमेरिकन ऑथर, ह्यूमरिस्ट, नोन फॉर हिज विट, सटायर एंड insightful commentary, an American author known for the adventures of Huckleberry Finn and adventures of Tom Sawyer। ये दोनों ही पढ़ी होंगी आपने, दोनों ही बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया। ये भी मैंने स्कूल में ही पढ़ी थी, द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन एंड द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, ठीक है। तो अर्ली लाइफ के बारे में आई डोंट थिंक सो ज़्यादा पता होना चाहिए, बट स्टिल कब बॉर्न हुए थे, नवंबर 30, 1835 में बॉर्न हुए थे। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। मेजर कंट्रीब्यूशन अमेरिकन रियलिज्म, ह्यूमर एंड सटायर में थे। ये थीम्स थी, ये जॉनर्स थे जिनके ऊपर वो ज़्यादातर लिखते थे। ये कंट्रीब्यूशन था मार्क ट्वेन का टुवर्ड्स इंग्लिश, ठीक है। सो आप देख सकते हो एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, हकलबरी फिन, ठीक है, ये सारे उनके सामने थे, ठीक है। इनके और उनके नाम में द सेलिब्रेटेड जंपिंग फ्रॉम फ्रॉग ऑफ कैवलडेस काउंटी, ठीक है। तो उनका जो क्रिटिक था, उनका जो नज़रिया था वॉज ऑन रेसिज्म एंड स्लेवरी। He used to there. So Adventures of Huckleberry Finn is a powerful critique of racism and institution of slavery in India. Twain's portrayal of Jim, a runaway slave, and Huck's moral journey provide a poignant examination of these issues. So ये issues थे जो मार्क ट्वेन्स की राइटिंग निकाल के रखती थी और इनके ऊपर वो बेस्ड होते थे, ठीक है। फिर मार्क ट्वेन्स ट्रैवल लिटरेचर, उन्होंने ट्रैवल लिटरेचर पे क्या क्या चीज़ें लिखी थी। द इनोसेंस अब्रॉड, ठीक है, ये लिखा था। रफिंग इट, अ ट्रैम्प अब्रॉड, लाइफ ऑन द मिसिसिपी, बहुत अच्छी वो है, ये सारे के सारे ट्रैवल बुक है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी गुड। सो वाइल नॉट अ ट्रेडिशनल ट्रैवल बुक, दिस मेमोयर reflects Twain's deep connection to the Mississippi River, where he worked as a riverboat pilot in his youth. So that is what they're trying to say. Following the equator, innocence on a bicycle, then social commentary, the adventures of Huckleberry Finn, as I told you, the adventures of Tom Sawyer, Pudd'nhead Wilson, the Connecticut Yankee in the King Arthur's Court. So there are so many works. ये सारे के सारे नाम भी अगर आपने याद कर लिए तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन इस चीज़ से ही हो जाएगा, and they will definitely be good for your thing. The Gilded Age, The Mysterious Stranger, The War Prayer, Fenimore, ये सारे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. This will really help you out because these names, I'm again repeating that पूरा का पूरा जो आपका नाम वगैरह है ये आपके सामने यहाँ पर चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए फ्रॉम दिस. इसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी ने अपना नाम बदला है, किसी की क्या थीम्स रहती थी, कौन कौन से उनके मेजर वर्क्स थे, उन्होंने कब लिखे थे. तो और आपसे यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल पूछे जाएं या मैच द कॉलम फॉर्म में पूछे जाएं. यही वो क्वेश्चन है जो आपसे इस वाले पॉइंट में पूछे जाएंगे, जिसके ऊपर हम जब एमसीक्यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा दैट यू विल नीड प्रैक्टिस टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस. दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट द नेम, क्योंकि सारे के सारे ये नाम याद रखना इट्स अगेन अपने आप में इट्स अ ह्यूज टास्क. ठीक है ना, तो वो आपको यहाँ पर से देखने को मिल सकता है. लिटरेरी लेगेसी इनकी क्या है? मार्क ट्वेन्स वर्क कंटिन्यू टू बी सेलिब्रेटेड एंड स्टडीड फॉर देयर लिटरेरी मेरिट एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस. द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, इन्फ्लुएंस ऑन अमेरिकन लिटरेचर भी काफ़ी ज़्यादा था टॉम इनका मार्क ट्वेन का, एंड ही वाज वेरी सेलिब्रेटेड देयर आल्सो बिकॉज उन्होंने बहुत सारी थीम्स को एक्सप्लोर किया था दैट वर प्रिवेलेंट इन अमेरिका दैट टाइम. और इनके आइकॉनिक कैरेक्टर्स, ट्वेन क्रिएटेड मेमोरेबल एंड enduring कैरेक्टर्स लाइक टॉम सॉयर, हकलबेरी फिन, Pudd'nhead Wilson, who have
बिकेम आइकॉनिक फिगर्स इन अमेरिकन लिटरेचर। ठीक है, तो ये इनके फेमस कैरेक्टर्स हैं, हकलबरी फिन, टॉम सॉयर, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा कौन कौन से कैरेक्टर्स के क्या क्या चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स में थी। सो द टाइटुलर कैरेक्टर ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन इज वन ऑफ ट्वेन्स मोस्ट आइकॉनिक क्रिएशन। ऐसे ही टॉम सॉयर, तो ये सारे, जिम वॉज वन, बेकी थैचर, पडिंगहेड विल्सन, द ड्यूक एंड द किंग, ठीक है, कलोनल सेलर्स, हैंक मॉर्गन। सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्लिम्स। मैंने लिखा बहुत कुछ है आपके लिए, सो दैट ये मैं पूरा का पूरा अगर आपको प्रोवाइड भी कर दूँ ना एज नोट्स, तो आपके पास बहुत ज़्यादा नोट्स इस चीज़ के हो जाएंगे, एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स। ठीक है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मैंने बनाए हैं ये सारे आपके लिए, सो दैट आपके लिए सिर्फ उतना इंपॉर्टेंट हो इसके अंदर जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आएगा। अदरवाइज तो इसमें लिखा तो बहुत कुछ था, बट टू गेट ओनली द फ्यू थिंग्स आउट ऑफ इट सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू। ठीक है, देन शार्लेट ब्रॉन्ट, जो हमने अभी के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा, was an English novelist and best known for Jane Eyre. Author Jane Eyre, a classic English literature known for its strong female protagonist life. ठीक है, तो ये आप इसके बारे में देख सकते हो। तो आप देख सकते हो कितने सारे नॉवलिस्ट हैं जिनके बारे में हमने बात करी है अभी तक। सो दे आर, दिस इज द 10th वन। सो आपको इसका मतलब 10 तो इन मेजर ऑथर्स और राइटर्स के बारे में पता होना चाहिए हु हैव यू नो वर वेरी फेमस इन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, ड्यूरिंग दैट पीरियड। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, दिस इज रियली वेरी वेरी comprehensively made attempt for you guys so that it is easier for you to comprehend and also to make notes only out of it, है ना। तो ये आपको बहुत काम में आएगा। मिस्ट्री एंड इंट्रिग, तो मतलब उन्होंने क्या क्या लिखा है। अब इतना ज़्यादा डीप में तो वो आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी मैंने ये सिर्फ इसलिए लिखा था सो दैट कि कई बार आपको होता है कि चलो हम मन करता है, क्योंकि कई जिन्होंने बैचलर्स कर रखी होगी इंग्लिश में तो उनको ये काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी, है ना, और उनका इंटरेस्ट भी होगा पढ़ने में, तो उनको नाम भी याद होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी। लेकिन फिर भी मैंने इसको इसलिए बनाया था कि अगर आपको पढ़ने का मन है तो आई कैन प्रोवाइड यू ऑल ऑफ दिस। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू विद द नोट्स ऑफ दिस सो दैट आप अपने मार्किंग्स करके भी उनको बार बार देख सकते हैं, प्रिंट आउट लेके उनको पढ़ सकते हैं, है ना। सो दिस इज व्हाट माय थॉट प्रोसेस वाज। ठीक है, फेमिनिस्ट लिटरेचर में उन्होंने क्या क्या कहते हैं, शर्ली विलेट, ठीक है, 10 नॉवेल्स, ये जो काम है उनका, ये आप देख सकते हैं ब्रॉन्ट का, शर्ली विलेट। पोइट्री में भी उन्होंने काफ़ी सारी पोइट्री लिखी है, पोएम्स बाय करर। अगर आपको याद होगा तो उनका जो अभी हमने पहले किया था ना कि उनके सूडोनिम्स थे ये, ठीक है ना, जो फेक नेम्स थे उनके, पेन नेम्स, उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। सो दैट इज देयर। ठीक है, चलिए, तो अभी हम यहाँ तक रुक रहे हैं, वी आर स्टॉपिंग हियर। इसके बाद हमारे पास और थोड़े से जो नॉवलिस्ट हैं वो बचे हैं, सो जॉन कीट्स एंड ऑल। इसके बाद हम अगले सेशन में आपको मैं बताऊंगा, विच विल बी अ शॉर्ट सेशन नेक्स्ट उसमें। तो इस वाले सेशन को वी आर स्टॉपिंग हियर। यू कैन जस्ट मेक दीज नोट्स ऑफ ऑल दी ऑथर्स सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड अबाउट इट, एंड इन द नेक्स्ट सेशन पार्ट 2 ऑफ दिस वी विल स्टार्ट विद द 11th ऑथर, दैट इज जॉन कीट्स। अभी तक जो हमारे ये 3 पार्ट्स हुए हैं, इन 3 पार्ट्स में से मैं आपको बताता चल रहा हूँ अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद मैंने आपको बताया, सॉरी, इंग्लिश, एंड देन उसके बाद इंडियन इंग्लिश के बारे में बताया था कि क्या हुआ था, कैसे वो इवॉल्व हुई थी ड्यूरिंग, और अब मैंने आपको फेमस ऑथर्स बताए हैं जो अभी तक हमने 10 डिस्कस करे हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे, 11 से स्टार्ट करेंगे अगले सेशन में, दैट इज जॉन कीट्स से। और आपके पास जो भी क्वेश्चन हो नोट्स के बारे में, एमसीक्यूज़ के बारे में, घबराओ मत। एमसीक्यूज़ जैसे ही ये ख़त्म होगा, आई विल स्टार्ट विद द एमसीक्यू, वो मैं लाइव लूँगा, ठीक है, दैट आई विल टेक लाइव सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट वट एवर थियोरी पार्ट। ये थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है और थोड़ा सा आपके लिए जो ना, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑल्सो बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज ड्रॉन हियर, बट पे अटेंशन टू इट, डोंट वरी अबाउट इट। साथ में चलेंगे, अच्छे से करेंगे, और जब एमसीक्यूज पे आएंगे ना और वापस दोबारा से उनको रिवाइज करेंगे तो चीज़ें आपकी अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, एंड फिर मिलेंगे अगले सेशन में। बाय बाय।